और गोरखपुर के अंदर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहा था। लगातार 4 घंटे तक प्रदर्शन हुआ और डीएम कार्यालय पर कोई जा नहीं सकता था। डीएम कार्यालय के दरवाजे बंद थे, किसान बाहर बैठे। उत्तर प्रदेश के तमाम वो इलाकों और इवन दो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के गढ़ के अंदर। We are at Gazipur border and with us is Prabal Pratap Shahi, national spokesperson of BKU असली अराजनीतिक। 28 जनवरी को जो इवेंट्स यहाँ अनफोल्ड हुए गाज़ीपुर बॉर्डर से, जिससे इस आंदोलन की दिशा ही मुड़ गई, थोड़ा आप उस पर रोशनी डालिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे चीज़ें बदली यहाँ पे। आप यहीं पे थे उस वक्त तो। जैसा आपने 28 जनवरी के विषय में पूछा है, 28 जनवरी एक हमारे आंदोलन का टर्निंग पॉइंट रहा। यहाँ पर जब 26 जनवरी हुआ और जिस तरीके से सरकार के भेजे हुए लोगों ने इस आंदोलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, उसके बाद सरकार ने एक दबाव बनाते हुए 28 तारीख को यहाँ पर इस आंदोलन को उठाने की कोशिशें शुरू कर दी। तो जैसा उस दिन के ये रहा कि 2000 से ज़्यादा पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी के जवान यहाँ मार्च कर रहे थे लगातार सुबह से ही। आप समझ सकते हैं दोपहर से एक डर का माहौल, एक भय का माहौल यहाँ पैदा करने की पूरी कोशिश की गई। वो तो गनीमती सरकार थे, तंत्र था, वो लगा हुआ था कि किस तरीके से इस आंदोलन को वाइंड अप कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। साथ साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी अपने न्यूज़ चैनलों के जो न्यूज़ वहाँ से न्यूज़ रूम से आ रही थी और जो पब्लिश और फ्लैश किया जा रहा था, चलाया जा रहा था, वो यही कह रहा था कि आज रात तक आंदोलन को समाप्त करा दिया जाएगा, मतलब हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएंगे, तंबू के नाथ उखड़ जाएंगे। कई पत्रकार भी यहाँ आए थे। मैं नाम भी लूँ तो एक आध चैनल हैं, आज तक हैं, एबीपी हैं, ये लोग तो लगातार उनके चैम्पियंस बने हुए थे कि ये आंदोलन जल्दी ही ख़त्म हो जाए। जैसे लग रहा था कि आंदोलन जो है उनको ये समझ में आ रहा था कि आंदोलन बस यही बॉर्डर्स तक ही है, इनको 28 तक यही समझ में थी। तो मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर के लिए मैं चाय पीने चला गया। फिर जब मुझे दिखा कि यहाँ पर मंच पर पुलिस फिर पहुँच गई और कोशिशें यहाँ पे हुई कि आंदोलन को समाप्त करने की। तो यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहे थे उस समय आंदोलन में, उन लोगों से सरकार की प्रशासन से बातचीत भी हो रही थी। लेकिन अकस्मात एक चीज़ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक और अपने लोगों के साथ और साथ भारतीय जनता पार्टी समर्थक और आरएसएस समर्थित लोग यहाँ पर आने लगे। जैसा उन्होंने पहले भी भी आंदोलनों में किया था। उन लोगों के नारे थे, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है, और वो लेकर और डांसिंग मूड में कूद रहे थे कि जैसे लग रहा था कि ये आंदोलन कितना ज़्यादा, वो कह रहे थे ये देशद्रोहियों का आंदोलन है, इस तरह की बातें वो कह रहे थे। लेकिन अकस्मात वो जो पीरियड था उसके बाद किसानों के अस्तित्व का जब मामला पूरा फ्लैश आउट हुआ, खासकर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा पार्ट था, क्योंकि मैंने जैसे आपको धन्यवाद कहा, यहाँ 100 से ज़्यादा सोशल मीडिया के लोग, चैनल्स, यूट्यूब चैनलर्स, जो नौजवान साथी थे वो यहाँ पर थे और उन्होंने यहाँ पर अपने आप को बाकायदा, ये जो पीछे की सड़क है जहाँ पे हम बैठे हैं, इसके पीछे आप सड़क देखेंगे, हाईवे है, हाईवे के उधर 2000 से ज़्यादा पीएसी के जवान ऐसे खड़े थे और इधर हम थे और बीच में यूट्यूब के चैनल के लोग खड़े हुए थे। कितने लोग थे यहाँ पे? यहाँ पे करीब 150 के करीब, 150 से 200 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स होंगे, यही लोग थे। और मैं आपको बताऊं, इंटेंस प्रेशर था हम लोग के ऊपर, इंटेंस प्रेशर था। वो प्रेशर ये था कि जिन लोगों का फ़ोन नहीं आया था उन लोगों का फ़ोन आने लगा था कि आंदोलन अभी ख़त्म हो जाएगा, गोलियां चलने वाली हैं, आप लोग को मार के भगा दिया जाएगा। और मीडिया पर जो यहाँ पर भी न्यूज़ चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग आकर जिस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर आके प्रसारण किया, वो भयावह माहौल इसको। लेकिन ये कहते हैं कि इस आंदोलन को कुदरत चलाती है और जब कोई भी काम शिद्दत से किया जाए तो उसका साथ सब लोग देते हैं। अकस्मात जो किसान जो थे यहाँ पर जो थे, और इसके बाद आउटस्कर्ट्स में जो किसान थे यहाँ पे गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर और इधर, किसानों को जब ये बागपत और बड़ौद से किसानों को जब ये दिखा कि हमारे लोगों पर अटैक शुरू होने वाला है और हमारी अस्मिता को ही समाप्त करने की बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि जब गाँव और किसानों की अस्मिता पर जब भी वो अटैक आएगा तो गांव और किसान उठ खड़ा होता है। तो पहली बार मैंने देखा कि
किसानों ने अपने चौधरियों को, अपने खापों के चौधरियों को ही जाके कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ अभी निकलो। और उसके बाद लोगों एक ऐसा हुजूम 2 बजे के बाद से यहाँ पर आया। रात 2 बजे के बाद 2 बजे तक यहाँ पे मुझसे एक मीडिया चैनल के एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट है, वो कह के गई, और एक और चैनल थे उसके प्रसिद्ध, 12 बजे प्रबल जी 12 बजे तक आपका आंदोलन उठ खड़ा होगा। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, हम तो खड़े ही हैं। आप लोग को उठा के जेल में भेज दिया जाएगा, सड़ा दिया जाएगा, यूपीए लगा दिया जाएगा, यूएपीए लगा दिया जाएगा, क्या 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 जो ये कह सकते थे, डराने का सारा काम। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर थे, मैं ही नहीं था, सैकड़ों से किसान थे। लेकिन जो 2 बजे 2:30 बजे के बाद जो माहौल यहाँ बदला, वो उस माहौल ने इस देश के अंदर एक नई जागृति पैदा की। अगर मैं आपको बताऊं, उसी समय यही नहीं था, 28, 29, 30 को पूरी कोशिश की गई। मैं तो कहता हूँ 27 से कोशिश की, सिंगू बॉर्डर पे हमला हुआ, और उसी समय टीकरी बॉर्डर पे भी हमला शुरू हो गया था। वहाँ भी यही नारे बोले जा रहे थे, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक आध जगह तो शायद सिंगू बॉर्डर पे वो लोग मंच तक पहुँच गए थे, मंच पर भी फाड़ने और तक वो लोग पहुँच गए थे। एक भय का माहौल और एक कम्युनल एंगल देने का भी माहौल, हिंदू वर्सेस सिख कराने की भी कोशिश की गई थी। ये बहुत बड़ी विडंबना इस देश के अंदर है कि जिस तरीके से सरकारी। लेकिन 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद यहाँ किसानों का जब जत्था शुरू हुआ, मुजफ्फरनगर और हरियाणा से जब आना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे सरकार की भी चूल्हे हिलने लगी। और 3, साढ़े 3 बजे के बाद मैंने देखा कि पीएससी की पहली गाड़ी आई और वापस अपने लोगों को लेके जाने लगी। तो ये तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, और उसने बहुत मूवमेंट को फिर से, और उसके बाद कई क्षण आए आंदोलन में, कि जब आंदोलन को लगा कि आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आंदोलन उसमें जो है सिंगू बॉर्डर की वो घटना है, जब वो निहंग सिख के द्वारा वो लखबीर जो दलित व्यक्ति थे उनको मारा। वो लोग बाद में पता चला कि वो फोटोग्राफ्स जो हैं वो निहंग सिखों का, नरेंद्र तोमर के गुरुजी का उनके साथ था, तो पता चला। और इसमें भी दीप सिद्धू जो 26 जनवरी में जो दीप सिद्धू का था, उनका जो कहते हैं कि जो फोटोग्राफ थी, वो फोटोग्राफ किसके साथ थी। मुझे याद है कि एक चैनल पे लाइव चल रहा था, तो मैंने कहा कि मैं बोलूँगा। तो हमने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा दीप सिद्धू। मैंने कहा ये कौन है, कह जी अमित शाह। मैंने कहा ये कौन है जी, दीप सिद्धू। मैंने कहा ये कौन है, कह रहे जय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। ये कौन है जी, सन्नी देओल हैं दीप सिद्धू। तो ये पता चल गया कि हमें कि ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी ये सरकार की थी। और ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकार अपने ही किसानों के खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रही थी, मात्र कुछ लोगों को खुश करने, कुछ कॉर्पोरेट घरानों के लिए, 2 यानी अंबानी, अडानी और WTO के जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स हैं उनको। तो ये तो टर्निंग पॉइंट्स और ये थोड़ी सी कहानी थी। और इधर सरकार की तरफ से और भी अटेम्प्ट्स हुए, लखीमपुर खीरी का जो एक इंसिडेंट हुआ, और हरियाणा में भी 2-3 बार SDM आयुष सिन्हा का एक इंसिडेंट था। और काफ़ी जगह बुज़ुर्ग लोगों पे अटैक हुए हैं, मतलब डायरेक्ट उनको ये कहा है कि सर फोड़ो इनका, आगे नहीं जाने दिया जाना चाहिए। तो इस तरह के आप इन पे थोड़ा रोशनी डालिए, लखीमपुर खीरी और इन इंसिडेंट्स पे, कि सरकार की तरफ से कंटिन्यूस अटैक्स होते जा रहे हैं और अब वापस उन्होंने लिया है। तो ये क्या जर्नी रही है उनकी? देखिए, उनको मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हुई थी, ये सरकार जो है वो अपने लठ की ताकत और अपने ठोको नीति की ताकत से वो डराने का माहौल पैदा कर रही है। वो ये चाह रही है कि कोई भी आंदोलन यहाँ पर उभर ना पाए, कोई भी अनरेस्ट की आवाज़, कोई भी असंतोष की आवाज़, कोई हमसे असहमत ना हो पाए। असहमति की आवाज़ को दबाने की सबसे बड़ी जो रास्ता होता वो होता है कि बंदूक की संखींचों से उसको दबा दो या लाठी डंडे से। आयुष सिन्हा ने जो बयान दिया कि सर फोड़ दो किसान का, वो ये पता दर्शाता है कि सरकार की नीति क्या है। क्योंकि कोई अधिकारी ऐसे नहीं बोल सकता। अधिकारी को ब्रीफिंग जो है DM से आ रही होगी, DC जो वहाँ पे होंगे या DM होंगे, कलेक्टर होंगे, वो कलेक्टर को ब्रीफिंग होगी मुख्य सचिव से, और मुख्य सचिव को जो ब्रीफिंग होगी वो ब्रीफिंग होगी मुख्यमंत्री कार्यालय से या तो गृह मंत्रालय दिल्ली से। यानी इनकी ब्रीफिंग ये थी कि किसानों को हर हाल में उनके मंसूबों को तोड़ने के लिए सारे काम करो। तो उन्होंने वहाँ पे सर फोड़ा करनाल में। वहाँ पे सुशील काजल नाम के एक हमारे साथी की शहादत हुई। उसके बाद किसानों को वहीं नहीं वो लोग रुके, उसके बाद भी टोलों पर कई जगह कोशिशें की उन्होंने मारने पीटने की, लेकिन किसान आंदोलन फिर उठ खड़ा हुआ।
सबसे एक और टर्निंग पॉइंट इस आंदोलन का हुआ वो था कि 27 सितंबर को पूरे देश भर में यह आंदोलन इतना व्यापक हो गया, सरकार की चूलें हिल गई। 27 सितंबर को जो संगठन नहीं आए थे इस आंदोलन के सपोर्ट में 27 सितंबर को जो भारत बंद था, उसमें उसके पहले हमने 26 और 27 अगस्त को नेशनल कन्वेंशन बुलाई थी सिंघू बॉर्डर पे। उसमें सारे किसान संगठन जो एसकेएम के मेंबर हैं वो, और जो एसकेएम के मेंबर नहीं हैं वो भी, जो आंदोलन को करते हैं, वो सारे लोग आए। साथ साथ जो भी ट्रेड यूनियंस थी, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, वो आई। उसके साथ साथ छात्र, युवा, आदिवासी, महिला संगठन के लोग भी आए। और उस व्यापकता और उस एकता को जब सरकार ने देखा 27 तारीख को काफ़ी जगह बंद भी सक्सेसफुल हुआ, और कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था भारत का जहां प्रदर्शन नहीं हुए, जहां मार्च नहीं निकला, जहां रोष मार्च नहीं निकला। इससे सरकार को समझ में आ गया कि ये आंदोलन अब जो है, वो जो सोच रहे थे कि कभी ये आरोप लगाते थे पंजाब का है, कभी कहते हरियाणा का, कभी कहते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान का है, उनको ये समझ में आया ये आंदोलन बहुत व्यापक होकर अब जो है वो पूरे शहरों पे पहुंच गया है। उसके बाद एक घटना हुई लखीमपुर की। जो लखीमपुर की घटना थी वो भी यही दर्शाती है कि सरकार के मंसूबे क्या हैं। 20 मिनट में कहते हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी कि मैं किसानों, तुमको मैं ऐसे ही, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, सांसद और विधायक बनने के पहले, मंत्री बनने के पहले मैं कौन हूँ, और 20 मिनट के अंदर तुम लोग को सिखा दूंगा, तुम लोग यहाँ से पलिया से लेकर लखीमपुर खीरी छोड़कर भाग जाओगे। वो भी एक कोशिश थी। वहाँ पर इन्होंने उन लोगों को गाड़ियों से क्यों कुचला कि वहाँ उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और किसान वहाँ शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, काले झंडे दिखाने। उनका हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड नहीं कर पाया, निगासन नाम की जगह में, तिकोनिया नाम की जगह पे वो नहीं पाया। और किसान को जब पता चला कि अब नहीं आ रहा है उप मुख्यमंत्री और रास्ता कहीं बदल दिया, तो वो वापस जा रहे थे। जब वो शांतिपूर्वक तरीके से वापस जा रहे थे तो उनके ऊपर गाड़ियों से रौंद दिया गया। उसका प्लान बना प्रॉपर, पहले रुक कर प्लान बना कि इनको जो है, इन्हें सबक सिखाना है, इन किसानों को। इनकी इतनी क्षमता कि गृह राज्य मंत्री के कार्यक्रम को निरस्त करा देंगे। ये गृह राज्य मंत्री के कार्यक्रम में, ये देखिए, ये सोच है इनकी। लोकतंत्र में ये राजा वाली सोच है कि गृह राज्य मंत्री का दंगल का कार्यक्रम है, जिससे उप मुख्यमंत्री को आना है, उस कार्यक्रम को, उसको चैलेंज करेंगे किसान। इनकी हैसियत क्या? तो उनको जाकर उन्होंने दबाने की कोशिश, जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार, आप जैसे भी जो सोशल मीडिया के पत्रकार थे, रमन कश्यप, उनको गाड़ियों से रौंदा। हमारे कई साथी थे, तेजेंद्र पीर थे, गाड़ी बच गए बेचारे, जीवन जिंदा शहीद हैं वो एक तरीके से हमारे लिए, और बच गए, गॉड ग्रेस है, बच गए, वो आंदोलन में हैं अभी, और किसान मरे। उसके बाद जो व्यापकता, 4 तारीख को उस समय मैं अपने नेटिव प्लेस पहुंच गया था, क्योंकि हम लोग इस बॉर्डर के बाद हम लोग बाकी जगहों पर भी आंदोलन हम लोग कर रहे थे, जाके मीटिंग्स कर रहे थे, पंचायतें लगा रहे, छोटी पंचायतें, बड़ी पंचायतें कर रहे थे। तो जिन इलाकों में आंदोलन नहीं पहुंचा था, तो 4 तारीख को वहाँ भी आंदोलन शुरू हो गया। ब्लॉकों और तहसीलों पर भी लोगों ने प्रदर्शन किया। ये पहली बार मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के तमाम वो इलाकों, और इवन दो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के गढ़ के अंदर मैं था उस समय, और गोरखपुर के अंदर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहा था। लगातार 4 घंटे तक प्रदर्शन हुआ, और डीएम कार्यालय पर कोई जा नहीं सकता था। डीएम कार्यालय के दरवाजे बंद थे, किसान बाहर बैठे हुए थे, और उनके साथ जो संगठन उनको समर्थन देने आए थे वो बैठे हुए थे। हिम्मत नहीं हुई थी, सरकार अंदर हिली हुई थी। तो वहाँ से इनका बैकफुट शुरू हुआ। ये बैकफुट शुरू हुआ यहाँ से, इनको समझ में आ गया। उसके बाद जो हरियाणा में ये गांव में नहीं घुस पा रहे थे, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में इन्हें काला झंडा दिखाया जा रहा था, तो इन्हें ये समझ में आ गया कि, और हम लोग 21 तारीख को खुद ही गोरखपुर में एक छोटी पंचायत करके आए थे, तो ये अब समझ में, हाथरस में किया हमने, वो आपके बाराबंकी में किया, लखनऊ में भी पंचायतें हो रही। तो इनको ये समझ में आया कि अब ये जो है, ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये हमारे हाथ से अब बाहर जा रही हैं। तो ये जो है, ये दबाव बहुत बड़ा था कि इन्हें लगा कि अब जो है पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है, अब हमारे हाथ से निकल जाएगा। प्रशासन क्या करेगा? जब जनता जो है, जन आक्रोश इतना ज़्यादा उठ जाएगा, तो सरकार और प्रशासन क्या करे, कितने लोगों को? तो ये जो स्थितियां हैं, और जिस तरीके से 28 तारीख को भी यहाँ पर
एक तरीके से जलियांवाला बाग बनाने का कोशिश किया गया। एक तरफ पुलिस, एक तरफ किसान, और मारने के, और 28 जनवरी को ये जो कोशिशें हैं, ये कोशिशें इनकी नाकाम साबित हो गई, इसलिए ये बैकफुट पर है। ये कह रहे हैं हम कुछ किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं। तो स्वाति जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से मैं एक सवाल है आपके माध्यम से, क्योंकि ये चैनल ज़रूर देखेंगे वो लोग, और उनके सारी एजेंसीज देखेंगी। तो मोदी जी के जो किसान हैं वो 4-5 हैं। एक अमिताभ बच्चन, एक अक्षय कुमार, एक बाबा लाला रामदेव, अंबानी, अडानी, और नई बनी है कंगना रनावत, जो आज़ादी को भी भीख बताती हैं। तो ये उनके किसान हैं जिनको वो समझा पाए। बाकी देश के किसान उनसे असहमत थे, असंतोष में, इसलिए इनको बैक लेना पड़ा, ये कारण है। और मैं बहुत साल पहले मेरी धारणा ये कि अगर आपको इनको हराना है तो आपको इनके जो सवाल हैं, जो ये सवाल पैदा नहीं होने देते, उन सवालों को उठाने के लिए किसान और मजदूर और आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये जब इकट्ठे हो जाएंगे इस देश के अंदर, और आम आदमी, मध्यम वर्ग, तो ये भाग खड़े होंगे, इनके पांव उखड़ रहे हैं। कल ही देखिए उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी के छात्रों का जो एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम को निरस्त कर दिया गया, लीक हो गया पेपर। और ये आज नहीं हुआ है, सीरीज़ में देखेंगे, कभी जूनियर इंजीनियर का पेपर होगा, वो लीक हो जाएगा, कभी दरोगा की भर्ती होगी, वो लीक हो जाएगी, कभी ट्यूबवेल ऑपरेटर का होगा, वो लीक हो जाएगा। वो लीक क्यों होता है? वो इसलिए कि इन्हें नौकरी नहीं देनी नौजवानों को। नौजवानों से पैसे तो भरवा लिए ड्राफ्ट के नाम पर, कितने पैसे नौजवानों ने खर्च किए, इधर से उधर जाने में ट्रेवल हज़ारों रुपए खर्च किए, कितने ने उधार लिया होगा, कितने सपनों के बाद उनके सपनों को चकनाचूर करना। ये नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते, ये किसानों को उनका वाजिब हक नहीं देना चाहते, ये दलितों को उनका वाजिब हक नहीं देना चाहते, ये महिलाओं को वाजिब हक नहीं देना चाहते। तो ये वो वैसे लोग हैं, तो इनको उखाड़ फेंकने के लिए ये सब। अभी जो एसकेएम ने 4 तारीख का जो टाइम दिया है, 4 दिसंबर तक का, इस बीच सरकार को समय दिया है कि वो इन कानूनों को बिल पास कर देंगे, इनको निरस्त करने का, और इसके बाद एमएसपी पे और जो बाकी की डिमांड्स हैं उन पे चिंतन और आगे का डिसीजन करने का टाइम दिया है। तो इस पे एसकेएम का आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? जैसे अभी एसकेएम ने भी समय मांगा है, हम ट्रैक्टर रैली शायद बाद में करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, तो ये एसकेएम का आगे का स्ट्रैटेजी पे आप थोड़ा बताएंगे? देखिए, एसकेएम की रणनीति ये है कि हमने 9 नवंबर को हमने 29 तारीख का, आज का ट्रैक्टर रैली हमने, जब हम बात कर रहे थे आज 29 नवंबर है, तो आज की ट्रैक्टर रैली हमने निरस्त इसलिए की है कि इन्होंने हमारी एक मांग, 6 मांगों में से एक मांग हमारी मान ली है। 4 तो वैसे मूलतः मांग थी। एक तो 3 काले कानूनों की वापसी, एमएसपी गारंटी कानून, तीसरा था रिपील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, चौथा था एनसीआर पॉल्यूशन वाला जो बिल था, और पराली में जलाने वाला, उसको वापसी। तो ये मांगों में से एक मांग इन्होंने मानी। लेकिन इस आंदोलन की ड्यू कोर्स में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा इस आंदोलन के पहले भी किसानों का एमएसपी की गारंटी कानून है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सबका एक है, क्योंकि उसको जो वाजिब हक है वो नहीं मिलता है। 1940 का रेट अगर धान का है तो उत्तर प्रदेश में वो मजबूरी में 1100 रुपये में बेच रहा है किसान अपनी उपज का। तो कितना नुकसान हो, एक किसान को 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है एक कुंटल पे। तो कितना अगर बेच रहा है 20 कुंटल 40 कुंटल, तो उसको 20,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। 40 कुंटल है तो 40,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। 50 कुंटल बेच रहा है तो 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो हमारी ये है कि ये जो इन्होंने अभी कहा कि हम एमएसपी पर एक कानून लाने की प्रक्रिया करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी ये कह रहे हैं, तो उसको हम देखना चाहते हैं। पराली वाले में अभी परसों इन्होंने कुछ बयान दिया है, तो हम इनको संसद में सुनना चाहते हैं कि संसद में क्या कहते हैं, क्योंकि संसद के पटल पर जाकर जीवी भाषण दे सकते हैं। भाषण का कोई मायने नहीं होता ऑन कैमरा, मैं भी कुछ कहूँ, लेकिन जब रिटर्न में कुछ आता है तो ही माना जाता है। तो हम इनको देखना चाहते हैं कि ये लोकसभा के पटल पे और राज्यसभा के पटल पे, संसद के अंदर ये क्या क्या कर रहे हैं। रिपील कर रहे हैं तो रिपील करने के बाद इनके कदम क्या क्या होंगे, एमएसपी पर ये क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो रिपील करने उस पर क्या है इनका स्टैंड है, एनसीआर
पॉल्यूशन बोर्ड वाले पे क्या है, और जो 750 किसान इस एक साल के दौरान जो शहीद हुए हैं उनको ये शहादत के दर्जा जो हम मांग रहे हैं वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कॉम्पनसेशन पे इनका क्या स्टैंड है। और साथ साथ अजय मिश्रा टेनी जो लखीमपुर खीरी की घटना के मुख्य कॉन्स्पिरेटर हैं, 120 के मुजरिम हैं, वो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, उनको क्या ये बर्खास्त कर रहे हैं और गिरफ्तार करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, इन सब सवालों को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे, जब से 8 दिन से, जब से 9 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए, आज 10 दिन से जब से एमएसपी का मुद्दा पूरे देश भर में फैल गया कि एमएसपी ज़रूरी है, तो जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके कुछ दलाल मीडिया वो ये नैरेटिव कह रहे हैं कि एमएसपी देने से देश, एमएसपी गारंटी कानून लागू होने से देश का बंटाधार हो जाएगा अर्थव्यवस्था का। ये मुझे समझ नहीं आता कि किन लोगों से मिलकर ये लोग बात करते हैं। सवाल ये है कि मेरा मानना ये है कि एमएसपी गारंटी कानून जो है, एमएसपी गारंटी कानून के बाद उपज का दाम जब लोगों को मिलेगा, वाजिब दाम मिलेगा, तो हमारे लिए इकोनॉमिक बूस्टर होगा। जैसे मैंने बताया कि 40,000 रुपये का नुकसान हो रहा है या 50,000 रुपये प्रति, मतलब एक किसान को नुकसान हो रहा है, अगर वो पैसा किसान के पास आएगा तो किसान अपने घर में नहीं रखता, वो उस पैसे को वो मार्केट में खर्च करता है। खर्च करने से क्या होगा, हमारे कुटीर उद्योग चलेंगे, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता आएगी, हमारी परचेजिंग पावर किसानों की बढ़ेगी, और हमारे कुटीर उद्योग, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, हमारी मिडिल स्केल इंडस्ट्री, एमएसएमईज़ में एक उभार आएगा, और जो बेरोजगारी का जो आलम हमारे देश में है, हमारे रोजगार के नए अवसर होंगे। तो ये जो हमारे जो लोग हैं, हमारे देश में जो ये नया एक नीति आयोग बना है, ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो नीति आयोग, योजना आयोग को बंद कर ख़त्म करके नीति आयोग लाए। योजना आयोग का काम वेलफेयर स्टेट की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का था, उनको देखकर वेलफेयर यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी हमारी सरकारों की, हमारे वेलफेयर की स्कीम्स क्या होंगी उनको लेकर। लेकिन नीति आयोग जो बना है वो यहाँ पर WTO की जो रणनीतियाँ हैं, जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स की रणनीतियाँ हैं, और जो हमारे इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं दो, उनके लिए किस तरीके से अच्छी नीतियाँ बनाना, अच्छी पॉलिसीज़ बनाना, उनके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाना, और उनके लिए देश के कोई मार्केट को में दोहन करने के लिए, इसीलिए हमारे रेल मंत्रालय, रेल को डिपार्टमेंट को इन्होंने बेचने की कोशिश शुरू कर दी है, निजीकरण करना, प्राइवेटाइजेशन, रेल लाइन बेच दी इन्होंने, प्रोसेस में है। ये जो है राजमार्ग बेच रहे हैं, नेशनल हाईवेज़ बेच रहे हैं, उसके बाद ये जो है BSNL बेचने के प्रोसेस में है, ये BPCL बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच ही दिए इन्होंने, और इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने एयर इंडिया बेच ही दिया इन्होंने, अब इसके कंटेनर्स डिपार्टमेंट भी बेच रहे हैं। ये FCI इन्होंने जो करना था इन्होंने उसका तो कर ही दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो है ये पूरी देश की जो संपदा है उसको शक करके कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं, और ये जिनके से पैसा लेकर आए हैं, जिनसे इन्होंने चंदा लिया है, उन चंदा लेने वालों का इन सब बिजनेस में इंटरेस्ट है उनको। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि पहले तो ये जो नीति आयोग है इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग जो है उसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी अगर प्रोफाइल्स देखेंगे, वो प्रोफाइल से उनके मैच होंगे, या तो वो जो है वो वर्ल्ड बैंक के पुराने अधिकारी होंगे, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, या तो वो लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में पहले CEOs रहे होंगे, या वो किसी विदेशी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री होंगे। तो ये वहाँ से अपनी नीतियों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो जो टीवी चैनल्स ऐसे बोल रहे हैं एमएसपी देने पे बंटाधार हो जाएगा, उनका मतलब क्या है कि सरकारी खजाना खत्म हो जाएगा, क्या ऐसा बोलना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि देश में किसानों के पास पैसा ना जाए, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, मतलब वो आत्मनिर्भर ना बने। इसके पीछे कारण क्या है? नीति आयोग ने एक बार रिपोर्ट की कि 30% जनसंख्या को हमें ग्रामीण भारत से लेकर शहरों में लाना है। तो होगा कैसे? जब किसान जो है मजबूर रहेगा, जब किसान वहाँ पर बद इंतजामी में रहेगा, परेशान रहेगा, उसकी खेती घाटे की रहेगी, खेती में उसे दाम नहीं होता, खेती छोड़ेगा। जब वो खेती छोड़ेगा तभी तो वो शहरों में आएगा, शहरों में आएगा तो वो सस्ता लेबर बनेगा। वो इन कॉर्पोरेट्स के लिए सस्ता लेबर के लिए मंडी सजी हुई, मंडी सजाएंगे यहाँ पर। तो गांव जो है वो जो आज जो आत्मनिर्भर है, वो किसान अपने घर पे रह रहा है, किसानी कर रहा है, उसको ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देंगे कि वो किसान जो है वो ख़त्म हो जाए, और वो जो है मार्केट में आकर
मंडियों में आकर अपना भाव दें और वो चीप लेबर बने और चीप लेबर बनकर उनके लिए काम करें और उनको सुपर प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमवाएं। इसी पे एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि आंदोलन अभी भी व्यापक स्तर पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में दिखाई दे रहा है और लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हम देखते हैं ये सिस्टम ऑलरेडी लागू हो चुका है। वहाँ मंडियाँ बंद, बहुत समय से बंद हैं, एमएसपी वहाँ पे भी नहीं मिलता है। तो थोड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में आप बताइए क्या सिचुएशन है और इस आंदोलन का वहाँ पे क्या असर हुआ है? ऐसा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो मंडी ख़त्म नहीं हुई है। ख़त्म जो मंडी एक्ट हुई है, एपीएमसी मंडी एक्ट, वो ख़त्म हुई है बिहार में 2006 से। मैं पिछले साल बिहार में गया था, तो बिहार में मैं गया तो बिहार की यात्रा के दौरान मुझे पता चला कि धान जो है, धान की तुलाई वहाँ पर उस समय 1860 रुपया रेट था। 1860 रुपये में नहीं, 900 रुपये, 800 रुपये में धान भी कोई ख़रीदने वाला नहीं था। और वहाँ पे जब एपीएमसी मंडी ख़त्म हुई तो बहुत सारी बातें हुई। अब तो बिहार में किसानों के लिए रेवोल्यूशन हो गया, ये नई नीति आ गई। अब जब जहाँ चाहे वहाँ किसान बेच सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। एश्योरेंस नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पर आज किसान मजबूर था और बाद में मुझे पता चला कि 600 रुपये प्रति कुंटल में भी धान वहाँ भी बेचने किसान मजबूर हो गया। धान तो रखेगा नहीं अगर उपज हो गया तो किसान। 600 रुपये प्रति कुंटल, 1860 का रेट और 600 रुपये प्रति कुंटल, नुकसान कितने का हुआ? 1200 रुपये। और यही किसान फिर आके शहरों में आके, जो आप जैसी बात कर रहे हैं, चीप लेबर का काम कर रहे हैं, तो ये यूपी बिहार से हमें ऑलरेडी दिख रहा है। इतना माइग्रेंट पॉपुलेशन जो आई है वो सब किसान, इसीलिए ये सब कारण है। चीनी मिलों का भुगतान नहीं समय पे करोगे आप। मुझे रीगा में एक चीनी मिल था, वो बंद कर दिया गया है सीतामढ़ी में। तो जो किसान थे वो, उनका अगर इनकम था, रीगा है सीतामढ़ी जिले में, तो रीगा चीनी मिल बंद हो गया। तो चीनी मिल बंद हो गया तो फिर किसान कहाँ तोलाएं? तो पता चला कि किसानों का जो रेट था 300 रुपया, तो वो जो है 150 रुपये, 180 रुपये में किसानों को मजबूरन बेचना पड़ा, क्रशर पे बेचना पड़ा, गुड़ बेचने वाले को बेचना पड़ा। यहाँ भी 350 रुपया रेट है। उत्तर प्रदेश में 5 साल में 350, 25 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाया इन्होंने। 5 रुपया पर साल के हिसाब से बढ़ाया है। अब आप ये सोचो। और इन्होंने ये ऐलान ऐसे कर रहे हैं कि जैसे क्या दे दिया। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और गन्ना एक्ट है यहाँ पे, उसमें यह है कि 14 दिन के अंदर भुगतान होना चाहिए और अगर भुगतान नहीं है तो उसको ब्याज देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। और ये जितनी भी चीनी मिलें हैं यहाँ पर, वो कुछ चीनी मिलें दबाव पर, अगर किसान इकट्ठे होकर, संगठित होकर यूनियंस के साथ लड़ रहे हैं तब तो मिल जा रहा है। जहाँ नहीं लड़ पा रहे हैं वहाँ वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कल्ट है इनका, क्योंकि अधिकारी और मंत्री उनके साथ मिले हुए हैं, चुनाव में चंदा देते हैं, वो उनकी लॉबी है। जबकि अब आप ये बताइए, चीनी मिल कहते हैं हमको, जो उसकी छिलाई होती है जो गन्ने की, प्रति कुंटल में एक किलो जो है उसको, उससे गन्ना मिल जाता है। किसान का गन्ना वैसे ही उसको चीनी मिल को मिल जाता है आराम से, जबकि वो साफ़ करके ले जाता है। ठीक, एक ये फ़ायदा है। उससे एथेनॉल बनाता है, उसका फ़ायदा है। उससे बैगस बनाता है, उसका फ़ायदा है। उससे वो जो है यूरिया बनाता है नई टाइप, उससे उसको वो बेचता, वो है। किसानों को क्या मिलता? बिजली बनाता है वो सब चीनी मिल का मालिक करता है और कहता है हमारा चीनी मिल घाटे में, क्योंकि हमारा रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। क्योंकि नीतियाँ जो सरकार हमारी बनाती है वो कॉर्पोरेट को फ़ायदा करने के लिए बना रही है। और यही इस डेमोक्रेसी में हमें इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमें जो वोट अगर हमसे लिए हो तो आप जो है नीतियाँ जो है हमारे हिसाब से बनाओ, हमारे हिसाब से इम्प्लीमेंट करो। किसने रोका है? किसी सरकार को रोका है? अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया और गन्ना एक्ट भी है 1966 का उत्तर प्रदेश में, तो आप क्यों नहीं गन्ना का पेमेंट टाइम पे करा रहे हो? ये मुख्यमंत्री का काम है ना, गन्ना मंत्री का काम है ना। क्यों संसद विधानसभाओं में बैठे हुए हो? क्या यहाँ के कृषि मंत्री का काम नहीं है? प्रधानमंत्री को ये नहीं देखना चाहिए? भाषण आके दोगे प्रधानमंत्री, ये है वो है। यही प्रधानमंत्री थे जो जाकर बागपत में भाषण देते हैं, मैं 14 दिन के अंदर भुगतान कराऊंगा। कहाँ गया भुगतान? यही प्रधानमंत्री थे जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2011 में, ये कहते थे एमएसपी का लीगल गारंटी होनी चाहिए। मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखा करते थे, उसके वो कमेटी के हेड थे। उस समय
एमएसपी गारंटी कानून के बिना जो कहते थे कि बिना लीगल राइट्स के किसानों का कोई भला नहीं है, और अब आप प्रधानमंत्री बन गए तो अब एमएसपी नहीं देना चाहिए। इस देश के अंदर जो एमएसपी नहीं देना चाहता है वो किसान विरोधी है, और वो अंबानी अडानी का एजेंट है, वो WTO का एजेंट है, वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट का एजेंट है, जो ये कहता है कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून नहीं आना चाहिए। बस लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है इसका आने वाले यूपी इलेक्शन पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हर आंदोलन का कुछ ना कुछ उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट आता है। कोई ऐसा आंदोलन नहीं होता उसका इस आंदोलन ने एक बहुत ही व्यापक एकता बनाई, व्यापक परिवर्तन किए हैं। एक तो जो ये हिंदू मुसलमान का एक जो इनका प्रलाप था उसको बस्ट आउट कर दिया है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा की, खासकर जाट और मुसलमानों को भिड़ाने की कोशिश की गई थी, वो समाप्त हो गया। वो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि एक व्यापक एकता हो गई, इससे सरकार डरी हुई है, पहली चीज़। दूसरी, जो ये नीतियाँ, ये तमाम तरह के कार्यक्रम कर रहे थे हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए, या सिखों को लड़ाने का काम इन्होंने किया, इन्होंने नैरेटिव वो ख़त्म हो गया। इनका जो हमेशा चीन पाकिस्तान बांग्लादेश अफ़गानिस्तान तालिबान, ये जो इनका नैरेटिव था वो ख़त्म हो गया, वो किसान समझदार हो गए। आप इस आंदोलन में सबसे बड़ी जीत ये हुई है कि पिछले 1 साल के अंदर किसान बहुत ज़्यादा एजुकेट हुआ है और आज वो मुद्दे की बात करता है। इस किसान आंदोलन ने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, इस किसान आंदोलन ने रेल के निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाई, इस किसान आंदोलन ने BPCL के निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाई, इस किसान आंदोलन ने बैंक के निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाई, इस किसान आंदोलन ने आपका महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई, इस किसान आंदोलन ने बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल की कीमत के खिलाफ आंदोलन किया। और एक एक किसान से पूछिए, किसान को पता है कि उसका दुश्मन कौन है, वो पहचान गया है। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है और किसानों को ये समझ में आ गया है ये सरकार के रहते हुए किसानों का भला नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी।